हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। स्टूडेंट, कक्षा 10 की विज्ञान का लेसन नंबर 3 पढ़ रहे हैं हम, आनुवांशिकी जेनेटिक्स। इस लेसन के पिछले भाग में, पिछले वीडियो में हमने मेंडल की आनुवांशिकता के नियमों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने मेंडल की आनुवांशिकता के 3 नियमों के बारे में आपको बताया था। नंबर 1 प्रभाविता का नियम, नंबर 2 पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, और नंबर 3 स्वतंत्र अवयवन का नियम। प्रभाविता का नियम में मेंडल ने बताया था कि F1 पीढ़ी में जो लक्षण अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त या प्रकट नहीं कर पाते हैं उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इस नियम को मेंडल ने एक संकर संकरण प्रयोग के आधार पर दिया था। पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता के नियम में उन्होंने बताया था मेंडल ने कि जो F1 पीढ़ी होती है वो विषम युग्मजी होती है, और विषम युग्मजी पीढ़ी में दोनों युग्म विकल्पी उपस्थित होते हैं। वो दोनों युग्म विकल्पी युग्मक निर्माण के समय पृथक पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं और एक लक्षण विशेष के लिए शुद्ध होते हैं। पृथक होते हैं युग्म विकल्पी, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। और प्रत्येक पृथक होने के बाद प्रत्येक युग्म विकल्पी एक लक्षण विशेष के लिए शुद्ध होता है, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। और इस नियम को भी मेंडल ने एक संकर संकरण प्रयोग के आधार पर दिया था। उसके बाद स्वतंत्र अवयवन के नियम में मेंडल ने बताया था कि जब 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनक पौधों के बीच संकरण कराते हैं तो एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की वंशागति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का मतलब है F2 पीढ़ी में, संतति पीढ़ियों में जो सभी लक्षण होते हैं वो स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित होते हैं, स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित होते हैं। किसी भी लक्षण का दमन नहीं होता है, एक लक्षण दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। और इस नियम को मेंडल ने दिया था द्विसंकर संकरण प्रयोग के आधार पर। तो ये हुए थे स्टूडेंट्स अपने मेंडल की आनुवांशिकता या वंशागति के नियम। स्टूडेंट्स, आज अपन चर्चा करेंगे इस वीडियो में संकर पूर्वज संकरण या पश्च संकरण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई आज अपन? संकर पूर्वज संकरण या पश्च संकरण के बारे में। स्टूडेंट्स, ये जो संकरण है अंग्रेजी में इसे बैक क्रॉस भी कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है भाई? इसे बैक क्रॉस। अब देखिए, संकर पूर्वज संकरण या पश्च संकरण की अपन बात करें तो जब अपन ने या हमने आनुवांशिकी से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में पढ़ा था, आपको बताया था, तो उस समय अपन ने इसकी परिभाषा आपको बताई थी कि संकर पूर्वज संकरण या पश्च संकरण क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है। तो संकर पूर्वज संकरण या जो पश्च संकरण है, इसमें होता क्या है भाई कि जो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है प्रभावी जनक और अप्रभावी जनक के संकरण से। जैसे अपन यहां बताएं हमको, ये अपन ने प्रभावी जनक के रूप में शुद्ध लंबे पौधे लिए मटर के, जिनका संकरण अपन ने अप्रभावी जनक शुद्ध बौने पौधों के साथ कराया, और इनसे अपन ने F1 पीढ़ी प्राप्त की। सबसे पहले यहां युग्मक तैयार हुए, इसका कैपिटल T और इसका युग्मक बनेगा भाई स्मॉल t। बता चुके हैं हम आपको इसके बारे में। और ये F1 पीढ़ी प्राप्त हो गई, और इस F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधे हैं
जो आपको दिख रहा है कैसे हैं भाई, विषम युग्मजी। यहां तक हम आपको पहले बता चुके हैं, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी भाई। ये प्रभावी जनक लिया, शुद्ध लंबे पौधे, ये अप्रभावी जनक लिया, शुद्ध बौने पौधे, ये इसका युग्मक बना, ये इसका युग्मक, युग्मक आपस में जुड़े और ये कौन सी पीढ़ी प्राप्त हो गई हमें, F1 पीढ़ी। और F1 पीढ़ी के सभी पौधे यदि हम देखें तो कैसे प्राप्त हो रहे हैं हमें, विषम युग्मजी। संकर पूर्व संकरण क्या कहता है कि जो ये F1 पीढ़ी जो है, यदि इसका संकरण हम प्रभावी या अप्रभावी किसी भी जनक के साथ करा दें। संकर पूर्व संकरण क्या होता है भाई कि यदि F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी या अप्रभावी किसी भी जनक के साथ कराएं तो इस प्रकार का संकरण संकर पूर्वज संकरण या पश्य संकरण कहलाता है। दोबारा सुन लो भाई, क्या हो जाएगा संकर पूर्वज संकरण कि वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी या अप्रभावी किसी भी जनक के साथ कराया जाता है तो उसे संकर पूर्व संकरण या पश्य संकरण कहा जाता है। अब देखिए, यदि हम इस आधार पर देखें कि इसका संकरण F1 पीढ़ी का संकरण अपन प्रभावी से भी करा सकते हैं और अप्रभावी के से भी करा सकते हैं, तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि जो ये संकर पूर्व संकरण होता है ये दो प्रकार का होता है। तो याद रखना है भाई कि संकर पूर्व संकरण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। नंबर एक है बाह्य संकरण, जो ये बाह्य संकरण है इसे आउटक्रॉस कहा जाता है। और नंबर दो है भाई इसमें परीक्षण संकरण, और जो ये परीक्षण संकरण है इसे अंग्रेजी में टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। तो संकर पूर्व संकरण कितने प्रकार का हो गया भाई, दो प्रकार का। नंबर एक बाह्य संकरण और नंबर दो परीक्षण संकरण। स्टूडेंट इसमें सबसे पहले बात करते हैं अपन बाह्य संकरण की। तो देखिए बाह्य संकरण क्या होता है, इस परिभाषा की अपन बात करें तो F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी या अप्रभावी किसी के भी साथ करा दें अपन। यदि इसमें से अपन बात करें कि यदि F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी जनक के साथ कराया जाता है तो इस प्रकार के संकरण को बाह्य संकरण या आउटक्रॉस कहा जाता है। F1 पीढ़ी का संकरण यदि किसके साथ करा दे भाई अपन, प्रभावी जनक के साथ, तो फिर उसे कौन सा संकरण कहेंगे, बाह्य संकरण। ठीक है, अब देखिए इस बाह्य संकरण को देखते हैं अपन, इसको दर्शा के आपको बताते हैं कि जब F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी जनक के साथ कराया जाता है तो किस प्रकार की संतति प्राप्त होती है और उस संतति का लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप अनुपात क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए हम ये लेते हैं F1 पीढ़ी और इसका संकरण कराते हैं भाई प्रभावी जनक के साथ। F1 पीढ़ी ली अपन ने तो विषम युग्मजी होती है कैपिटल टी और स्मॉल टी, और प्रभावी जनक है यहां शुद्ध लंबे मतलब डबल कैपिटल टी। संकरण कराना है तो संकरण के लिए ये पौधे जनक के रूप में है, इनके तैयार करेंगे भाई अपन क्या, युग्मक। अब देखिए विषम युग्मजी पीढ़ी में दो विपर्यासी स्वरूप या दो विकल्प ही उपस्थित हैं। पृथक्करण के नियम के अनुसार जब इनके युग्मक बनाएंगे तो ये दोनों अलग अलग युग्मकों में चले जाएंगे। तो कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे भाई इस हिसाब से, इसके दो प्रकार के, एक युग्मक शुद्ध लंबा मतलब कैपिटल टी और दूसरा शुद्ध बौना मतलब स्मॉल टी। यहां समयुग्मजी है ये, इसलिए एक ही प्रकार के युग्मक बनेंगे कैपिटल टी। अब ये जो युग्मक तैयार हो गए ये युग्मक आपस में जुड़ेंगे और जुड़ेंगे तो संतति पीढ़ी प्राप्त होगी। ठीक है भाई। अब देखिए जो संतति पीढ़ी है उसे दर्शाने के लिए अपन
चेकर बोर्ड बनाते हैं। इसके एक तरफ अपन इसमें नर युग्मकों को दर्शा देंगे और दूसरी तरफ मादा युग्मकों को। ये अपन मान लेते हैं नर युग्मक है जिन्हें यहां दर्शाते हैं अपन, तो ये अपन ने एक युग्मक लिख दिया और ये दूसरा, और ये अपन ने युग्मक यहां दर्शा दिया। युग्मक आपस में जुड़ेंगे भाई, तो ये युग्मक एक बार इससे जुड़ेगा तो संतति पीढ़ी में जो पौधा होगा उसकी संरचना हो जाएगी डबल कैपिटल टी, और फिर ये युग्मक इसके साथ जुड़ेगा तो संतति जो बनेगी उसमें संरचना हो जाएगी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो संतति पीढ़ी में दो प्रकार के पौधे प्राप्त हो रहे हैं, जैसे हमें इसमें दिख रहा है भाई कि जब अपन ने F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी जनक के साथ कराया, इन पादपों के जो युग्मक तैयार हुए और जब ये युग्मक आपस में जुड़े तो यहां हम देख रहे हैं कि दो प्रकार के पौधे दिखाई दे रहे हैं हमें। यदि इन संतति पीढ़ी में प्राप्त पौधों के आधार पर हम इनका लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात निकालें तो देखिए क्या प्राप्त होता है। सबसे पहले निकालते हैं भाई हम इनका लक्षण प्रारूप अनुपात। तो देखिए लक्षण प्रारूप अनुपात क्या होगा, पूछेगा कैसे तुमसे, बाह्य संकरण का लक्षण प्रारूप अनुपात लिखिए। तो बाह्य संकरण में जो तुम्हें संतति पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए सबसे पहले उनका पता होना चाहिए। उससे भी पहले पता होना चाहिए कि बाह्य संकरण किसे कहते हैं। तो F1 पीढ़ी का संकरण जब प्रभावी जनक के साथ कराया जाता है तो वो बाह्य संकरण है, और जब इनका संकरण कराते हैं तो ये पौधे प्राप्त होते हैं। अब इन पौधों जो ये संतति पीढ़ी में पौधे प्राप्त हुए हैं इनके आधार पर हम इनका क्या निकालते हैं भाई, लक्षण प्रारूप अनुपात। लक्षण प्रारूप अनुपात हम आपको पहले बता चुके हैं, किसी सजीव की बाह्य प्रतीति को ही क्या कहा जाता है भाई, उसका लक्षण प्रारूप अनुपात। अब बाह्य प्रतीति यदि देखें इन पौधों की तो देखिए ये दोनों कैपिटल टी उपस्थित हैं इसमें एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। बाह्य प्रतीति में समयुग्मजी और विषमयुग्मजी मतलब आनुवांशिकीय रचना से कोई मतलब नहीं होता है। यहां हमको केवल एक चीज देखनी होती है कि या तो पौधा लंबा है या पौधा बौना है। पौधा बौना कब होगा, जब दोनों टी कैसे होंगे, स्मॉल। यदि एक भी टी कैपिटल है इसका मतलब वो पौधा कैसा हुआ भाई, लंबा। यदि इन पौधों की अपन रचना देखें बाह्य लक्षण के आधार पर देखें तो ये भी पौधा लंबा और ये भी पौधा लंबा। कुल मिला के अपन क्या कह सकते हैं कि लक्षण प्रारूप जो अनुपात प्राप्त हो रहा है इसका, उसमें 100% पौधे कैसे प्राप्त हो रहे हैं भाई, लंबे प्राप्त हो रहे हैं। तो बाह्य संकरण का लक्षण प्रारूप अनुपात क्या हो गया, लक्षण प्रारूप अनुपात हो गया भाई 100% लंबे पौधे, या 100% पौधे कैसे हुए, लंबे। अब इसका निकालते हैं भाई अपन ऐसे ही जीन प्रारूप अनुपात। अब जीन प्रारूप अनुपात देखें तो जीन प्रारूप अनुपात हम आपको बता चुके हैं, किसी सजीव की आनुवांशिकीय रचना को क्या कहा जाता है, उसका जीन प्रारूप अनुपात। अब इसकी आनुवांशिकीय रचना देखो भाई, यहां डबल कैपिटल टी देख रहे हैं मतलब समयुग्मजी लंबा है, यहां कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों विपर्यासी स्वरूप या दो विकल्पी उपस्थित है, इसका मतलब विषम युग्मजी है। प्रभावी लंबापन होता है ये तो विषम युग्मजी लंबा। इसका मतलब जो आधे पौधे हैं वो समयुग्मजी लंबे हैं और आधे पौधे कैसे हैं, विषम युग्मजी लंबे। तो अपन क्या कह सकते हैं कि जो जीन प्रारूप अनुपात है उसके लिए 50% पौधे समयुग्मजी लंबे
और 50% पौधे विषम युग्मजी लंबे। यदि इनका अपन अनुपात बनाएं तो अनुपात क्या निकलेगा भाई? 1:1। 50-50% पौधे ही हैं तो अनुपात क्या निकल के आया है तुम्हारे? 1:1। कहने का मतलब है कि जो ये बाह्य संकरण है इसका लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात यदि तुमसे पूछ ले तो इसका लक्षण प्रारूप अनुपात में तुम्हें लिखना है 100% पौधे कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। और जीन प्रारूप अनुपात यदि पूछ ले तो वो कितना होता है भाई? 1:1, जिसमें 50% पौधे कैसे हैं? समयुग्मजी लंबे और 50% पौधे कैसे होते हैं भाई? विषम युग्मजी लंबे। तो ये हुआ अपना संकर पूर्वज संकरण का पहला प्रकार। कौन सा? बाह्य संकरण, जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण किसके साथ कराया जाता है भाई? प्रभावी जनक के साथ। और ये इस संकरण को दर्शाने का तरीका, जिसमें F1 पीढ़ी के पादप लेंगे, प्रभावी जनक लेंगे, उनके युग्मक तैयार करेंगे और ये संतति पीढ़ी के पौधे प्राप्त होंगे, जिनके आधार पर ये इसका लक्षण प्रारूप अनुपात और ये निकाला भाई हमने इसका जीन प्रारूप अनुपात। स्टूडेंट्स, अब इसमें अपन बात करते हैं संकर पूर्वज संकरण के ही दूसरे प्रकार की। संकर पूर्वज संकरण का जो दूसरा प्रकार है वो है परीक्षण संकरण, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में अपन टेस्ट क्रॉस। परिभाषा की बात करें कि कहते किसे हैं परीक्षण संकरण, तो अब देखिए इस परिभाषा में ये वाला हिस्सा रह गया, ये वाला हिस्सा तो हो ही गया। F1 पीढ़ी का प्रभावी जनक तो किस में गया? बाह्य संकरण में। अब क्या रह गया? F1 पीढ़ी का संकरण किसके साथ? अप्रभावी जनक के साथ। तो परिभाषा हो जाएगी अपनी, जब F1 पीढ़ी का संकरण F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है, अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है, तो उसे परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। अब इस संकरण से प्राप्त पौधे या प्राप्त संतति किस प्रकार प्राप्त होगी वो देखेंगे अपन, और फिर वैसे ही इसका भी लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात ज्ञात करेंगे। तो ये लिखी देखिए, क्रॉस कराने के लिए सबसे पहले अपन ने इसकी F1 पीढ़ी, और यहां लिखा अपन ने अप्रभावी जनक जो है शुद्ध बौना, जिसे दर्शाया जाता है डबल कैपिटल T से। ठीक है भाई। अब इसके अपन तैयार कर लेते हैं। यहां देखो युग्मक, यदि पीढ़ी विषम युग्मजी है तो दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, और समयुग्मजी है तो एक प्रकार का। F1 पीढ़ी अपन जानते हैं विषम युग्मजी होती है, तो कितने प्रकार के युग्मक बने भाई? देखो दो प्रकार के। ये अपन ने दो प्रकार के युग्मक तैयार कर लिए इनके। ठीक है, यहां समयुग्मजी है इसलिए युग्मक कितने प्रकार के बनेंगे? एक प्रकार के। ये अपन ने एक प्रकार का युग्मक बना लिया। अब जो संतति पीढ़ी है उसे अपन इस चेकर बोर्ड के द्वारा प्राप्त करेंगे। देखो एक तरफ इसमें नर युग्मकों को दर्शा देंगे और दूसरी तरफ मादा युग्मकों को। ये लिख दिए अपन ने दोनों नर युग्मक कैपिटल T स्मॉल t, और ये दर्शा दिया यहाँ मादा युग्मक स्मॉल t। मतलब ऐसा भी कह सकते हैं अपन F1 पीढ़ी के युग्मक अपन ने ये दर्शा दिए और अप्रभावी जनक के युग्मक अपन ने ये दर्शा दिए। अब देखिए, अब प्राप्त करते हैं भाई इनकी अपन संतति पीढ़ी। संतति पीढ़ी कैसे प्राप्त होगी? नर और मादा युग्मक आपस में जुड़ते हैं और संतति पीढ़ी प्राप्त होती है। तो पहले इस युग्मक को अपन इसके साथ जोड़ते हैं, तो देखिए पौधा कैसा प्राप्त होगा? कैपिटल T और स्मॉल t। हो गया भाई। अब ये युग्मक इसके साथ जुड़ेगा तो पौधा बना डबल कैपिटल T।
तो यहां भी अपन देख रहे हैं कि दो प्रकार के पौधे प्राप्त हो रहे हैं हमें, एक विषमयुग्मजी लंबा और एक समयुग्मजी बौना। यदि इस संतति पीढ़ी के आधार पर अपन परीक्षण संकरण का लक्षण प्रारूप अनुपात, लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात निकालें कि वो कितना प्राप्त होता है या क्या होता है, तो देखिए लक्षण प्रारूप अनुपात में बाह्य प्रतीति देखी जाएगी और बाह्य प्रतीति देखें तो यहां कैपिटल टी उपस्थित है मतलब लंबा, यहां दोनों स्मॉल टी है मतलब बौना। इसका मतलब आधे पौधे लंबे हैं और आधे पौधे बौने। तो अपन कह सकते हैं 50 लक्षण प्रारूप अनुपात में 50% पौधे कैसे प्राप्त हो रहे हैं भाई, लंबे। 50% पौधे कैसे प्राप्त हो रहे हैं, लंबे, यहां देखो, ठीक है। और 50% पौधे ही कैसे प्राप्त हो रहे हैं भाई, बौने। अब 50-50% है, यदि इनका अपन अनुपात निकालेंगे तो क्या आएगा, 1:1। कहने का मतलब है कि जो परीक्षण संकरण है उसका लक्षण प्रारूप अनुपात क्या प्राप्त होता है भाई, 1:1 प्राप्त होता है, जिसमें 50% पौधे लंबे होते हैं और 50% पौधे कैसे प्राप्त होते हैं भाई, बौने प्राप्त होते हैं। अब ऐसे ही अपन इसका निकालते हैं भाई परीक्षण संकरण का ही जीन प्रारूप अनुपात। जीन प्रारूप अनुपात में आनुवांशिकीय रचना को देखा जाता है। आनुवांशिकीय रचना यदि देखें अपन इस पौधे की तो विषमयुग्मजी है, वो भी कैसा, लंबा, और ये कैसा है भाई, दोनों कैपिटल स्मॉल टी है, इसका मतलब समयुग्मजी बौना, मतलब आधे पौधे विषमयुग्मजी लंबे, ठीक है भाई, और आधे पौधे समयुग्मजी बौने। तो अपन कह सकते हैं, देखो जीन प्रारूप अनुपात में क्या कह सकते हैं अपन कि 50% पौधे विषम युग्मजी लंबे, ये वाले भाई विषम युग्मजी लंबे, और 50% पौधे 50% पौधे समयुग्मजी बौने, ठीक है। जीन प्रारूप अनुपात में 50% पौधे तो कैसे हैं, विषमयुग्मजी लंबे, और 50% पौधे कैसे हैं, समयुग्मजी बौने। तो इनका जीन प्रारूप अनुपात भी क्या निकल के आएगा भाई, 1:1, ठीक है। तो ये हो गया अपने संकर पूर्वज संकरण या पश्च संकरण का दूसरा प्रकार, कौन सा, परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस। किसे कहते हैं, प्राप्त जो पादप हैं इस क्रॉस में उनको दर्शाइए और इनका लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात लिखिए। तो किसे कहेंगे, जब F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है तो उसे परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। हो गई भाई परिभाषा। अब इनके से अपन जो F1 पीढ़ी और अप्रभावी जनक है इनका संकरण करा के संतति पीढ़ी प्राप्त करेंगे। तो ये अपन ने F1 पीढ़ी का पादप लिया, ये अप्रभावी जनक, इनके अपन ने ये तैयार किए भाई क्या, युग्मक। इन युग्मकों का आपस में क्या कराया, संकरण, और ये प्राप्त की भाई अपन ने संतति पीढ़ी। संतति पीढ़ी में दो प्रकार के पौधे प्राप्त हो रहे हैं, जिनके आधार पर ये निकाले अपन ने इनके लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात। लक्षण प्रारूप अनुपात भी 1:1 होता है, जिसमें 50% पौधे लंबे होते हैं और 50% पौधे ही बौने होते हैं। और जीन प्रारूप अनुपात भी 1:1 होता है, जिसमें 50% पौधे विषमयुग्मजी लंबे होते हैं और 50% पौधे समयुग्मजी बौने प्राप्त होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हुआ हमारा संकर पूर्वज संकरण या पश्च संकरण के बारे में। किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं
उन दोनों प्रकार से प्राप्त संतति पीढ़ी कैसे प्राप्त होती है और उनके लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात क्या क्या होते हैं। अब बात करेंगे हम इनमें मेंडल के आनुवांशिकता के नियमों के महत्व। मेंडल ने संकरण प्रयोगों के आधार पर जो आनुवांशिकता के नियम दिए थे, उन आनुवांशिकता के नियमों के कौन कौन से महत्व हैं, किन किन क्षेत्रों में उनका उपयोग किया जा रहा है। यदि महत्व की बात करें तो देखिए आनुवांशिकता के विशेष महत्व हैं वर्तमान समय में। जैसे यदि अपन चर्चा करें तो एक उन्होंने भाई प्रभाविता का नियम दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते हैं, अप्रभावी लक्षण अभिव्यक्त नहीं कर पाते। तो जो ये प्रभाविता या प्रभावी लक्षणों का पाया जाना है, प्रभावी लक्षणों का पाया जाना एक महत्वपूर्ण घटना है भाई सजीवों के अंदर। क्यों है महत्वपूर्ण घटना? क्योंकि इनकी उपस्थिति के कारण जो घातक लक्षण या घातक जीन होते हैं, हानिकारक जीन होते हैं, जो अप्रभावी होते हैं, वो इनकी उपस्थिति के कारण अगली पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। प्रभावी लक्षणों की उपस्थिति के कारण जो हानिकारक और घातक जीन या अप्रभावी लक्षण होते हैं, वो अपने आप को अगली पीढ़ी में अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो आनुवांशिकता के नियम जो मेंडल ने दिए थे, उसका एक महत्व ये हो गया कि पता चल गया भाई कि हानिकारक और घातक जीन अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते हैं, क्योंकि वो अप्रभावी होते हैं और वो प्रभावी लक्षणों की उपस्थिति में अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते हैं। दूसरा महत्व, मेंडल ने एक नियम दिया था पृथक्करण का नियम। अब जो ये पृथक्करण का नियम मेंडल ने दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि विषम युग्मज पीढ़ी में दोनों युग्म विकल्पी उपस्थित होते हैं, जो युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से अलग होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। तो ये जो मेंडल ने नियम दिया था पृथक्करण का नियम, इस नियम के कारण ही जो जीन संकल्पना है, जीन संकल्पना, जो ये जीन कॉन्सेप्ट है, इसकी पुष्टि हो पाई थी। जीन कॉन्सेप्ट, जीन संकल्पना मतलब कि जो ये लक्षण होते हैं, आनुवांशिक लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, इन लक्षणों का जो नियंत्रण होता है, वो नियंत्रित करने वाला कारक कौन क्या होता है भाई? जीन होता है। इसकी संकल्पना की जो पुष्टि हुई थी, वो मेंडल के पृथक्करण के नियम के कारण ही हो पाई थी। दूसरा महत्व हो गया। तीसरा, एक और महत्व है भाई इस पृथक्करण के नियम का, कि जो ये पृथक्करण का नियम है, जो कि बताता है कि जो एक लक्षण है जिसको नियंत्रित करने वाला एक जीन होता है, प्रत्येक लक्षण को, उसके दो युग्म विकल्पी होते हैं। और ये पृथक्करण का नियम क्या बताता है कि ये दोनों युग्म विकल्पी दो अलग अलग लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। जैसे ये विषम युग्मजी पीढ़ी थी, पृथक्करण के नियम के अनुसार दोनों युग्मक निर्माण के समय दोनों युग्म विकल्पी अलग अलग हुए और अलग अलग युग्मकों में चले गए। अब ये जो युग्म विकल्पी है वो शुद्ध लंबा जो लक्षण है उसको नियंत्रित करेगा और ये बौने लक्षण को। तो ये जो पता चला इसका, वो मेंडल के पृथक्करण के नियम के कारण ही पता
चल पाया था। तो तीसरा महत्व हो गया भाई कि मेंडल का पृथक्करण का नियम क्या कहता है कि जो एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो युग्म विकल्पी होते हैं, वो दोनों युग्म विकल्पी दो अलग अलग लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। इसके अलावा मेंडल के जो ये आनुवांशिकता के नियम हैं, इनका कृषि क्षेत्र में विशेष महत्व है। कैसे, देखिए वर्तमान समय में यदि हम बात करें तो इन आनुवांशिकता के नियमों का उपयोग करते हुए जो कृषि क्षेत्र है या पादप हैं या फसलें हैं, उनमें अनुपयोगी जो लक्षण हैं, पौधों में से कौन से लक्षणों को भाई, अनुपयोगी जो लक्षण हैं उनको हटाया जा सकता है संकरण प्रयोगों के द्वारा। और इसके अलावा जो उपयोगी लक्षण हैं, इन उपयोगी लक्षणों को एक साथ एक ही जाति के अंतर्गत लाया जा सकता है। संकरण प्रयोगों का उपयोग कर, मेंडल के आनुवांशिकता के नियमों का उपयोग कर क्या किया जा सकता है भाई कृषि क्षेत्र में कि पादप या जो फसलें होती हैं उनमें से जो अनुपयोगी लक्षण होते हैं उनको निकाला जा सकता है, क्योंकि लक्षणों का नियंत्रण करते हैं जीन, तो जीनों को हटा देंगे, अनुपयोगी लक्षण खत्म। और इसके अलावा जो उपयोगी लक्षण होते हैं उन्हें एक साथ एक ही जाति के अंदर लाया जा सकता है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में क्या महत्व है कि मेंडल के जो ये संकरण प्रयोग और आनुवांशिकता के नियम हैं, इनका उपयोग करते हुए वर्तमान समय में नई नई किस्में तैयार की जा सकती हैं। और उन किस्मों की भी यदि अपन बात करें तो ऐसी किस्में जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उच्च हो। रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी हो भाई, उच्च। और इसके अलावा उत्पादन कैसा देती हो भाई फसलें, अधिक। तो अधिक उत्पादन देने वाली, उच्च रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली फसलों को विकसित किया जा सकता है। और हम देखते हैं कि आजकल ऐसा हो ही रहा है भाई, वर्तमान में कृषि क्षेत्र में नए नए प्रयोगों के द्वारा इन नियमों का उपयोग करके ऐसी किस्में विकसित की जा रही हैं जिनकी प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक है और उनकी उत्पादक क्षमता भी कैसी है भाई, अधिक है। इसके अलावा एक और महत्व है, विज्ञान की एक शाखा है भाई सुजननिकी। अंग्रेजी में बोलते हैं भाई यूजेनिक्स। जो ये विज्ञान की शाखा है यूजेनिक्स सुजननिकी, ये मानव विकास या मानव स्वास्थ्य से संबंधित है। यदि इस यूजेनिक्स सुजननिकी की बात की जाए तो यह जो विज्ञान की शाखा है इसके अंतर्गत भी मेंडल के आनुवांशिकता के नियमों का उपयोग किया जाता है। मतलब इसी पर आधारित है ये, मेंडल के जो आनुवांशिकता या संकरण प्रयोग जो है उन्हीं के आधार पर यह शाखा बनाई गई है जो मानव से संबंधित है, सुजननिकी या यूजेनिक्स। तो ये हो जाएंगे भाई अपने यहां मेंडल के आनुवांशिकता के नियमों के महत्व। पूछ लिया जाए आपसे बोर्ड के पेपर में 2 नंबर का प्रश्न, मेंडल के आनुवांशिकता के नियमों के कोई 2 या 3 महत्व लिखिए। तो सबसे पहला महत्व जो उन्होंने प्रभावी लक्षणों का पाया जाना बताया था, तो प्रभावी लक्षणों का पाया जाना एक महत्वपूर्ण घटना है। क्यों? क्योंकि इनकी उपस्थिति में जो घातक और हानिकारक जीन या अप्रभावी लक्षण होते हैं वो अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते, वो छिप जाते हैं, इनके कारण अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। दूसरा, मेंडल ने जो पृथक्करण का नियम दिया था उसके कारण जीन कॉन्सेप्ट की पुष्टि हो पाई थी, दूसरा महत्व। तीसरा, पृथक्करण का नियम क्या कहता है कि जो जीन के 2 युग्म विकल्पी होते हैं वो 2 अलग अलग लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। एक जीन के 2 युग्म विकल्पी क्या करते हैं, 2 अलग अलग लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। जैसे अपन ने ये बताया था, ये विषम युग्मजी पीढ़ी
जिसके ये दोनों युग्मक अलग अलग और ये अलग अलग लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। कृषि क्षेत्र में विशेष महत्व होता है इसका, जिसमें हमने बताया था कि इन नियमों का, इन प्रयोगों का उपयोग करते हुए अनुपयोगी लक्षणों को हटाया जा सकता है और उपयोगी लक्षणों को एक साथ एक ही जाति में लाया जा सकता है। इसके अलावा वर्तमान समय में फसलों में ऐसी ऐसी किस्में विकसित की जा रही है इनका उपयोग करते, जिनकी उत्पादन क्षमता तो कैसी है, अधिक, और रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी है भाई, उच्च। और इन्हीं नियमों के आधार पर विज्ञान की एक शाखा यूजेनिक्स या सुजननिकी जो मानव से संबंधित है उसका विकास किया गया है। ठीक है भाई, तो यहां अपना आनुवांशिकी जेनेटिक्स जो पाठ है स्टूडेंट्स वो खत्म होता है। यदि इस पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्नों में या कोई भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले वीडियो में हम दोबारा आएंगे एक नए चैप्टर के साथ।